हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स में वाय लिखिए ज़रा सभी। चलिए, so the topic that we have to study today is the phenomenon of resonance in RLC circuits. RLC circuits के अंदर there is a phenomenon happening at a particular frequency, and that phenomenon is called as resonance. So before I start, I just want to know from you what is your idea about resonance. आप लोग क्या जानते हैं resonance के बारे में? Please give your comments on resonance. अच्छा, any other? Any other? जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, मैं रेजोनेंस शुरू कर रहा हूँ एंड आई हैव आस्क्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस। आप लोग रेजोनेंस के बारे में क्या जानते हो? अ फ्यू वर्ड्स, गलत भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो सुना होगा आपने। ओनली वन आंसर हैज कम फ्रॉम सैम्ड। चलिए, तो जरा समझते हैं। वन सर्किट दैट यू हैव स्टडीड फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड इज दिस सर्किट। हम लोगों ने ये सर्किट साइनसॉइडल एनालिसिस में पढ़ा भी है। इंडक्टिवली प्रीडोमिनेंट, कैपेसिटिवली प्रीडोमिनेंट। दिस इज योर वी एस, दिस इज आई एस, है ना। अब इस सर्किट से एक दो इक्वेशंस हम लोग लिख लेते हैं, जो कि हमने वहां लिखी भी थी। आई एस इज वी एस मैग्नीट्यूड अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है एक्सएल और एक्सी के। तो वेदर इट इज एक्सएल माइनस एक्सी और एक्सी माइनस एक्सएल, विच एवर इज बिगर, आफ्टर ऑल इट्स अ होल स्क्वायर, सो इट डज नॉट मैटर। और वी एस और आई एस के बीच का जो एंगल है, पावर फैक्टर एंगल, दिस यू नो is tan inverse XL minus XC डिवाइड बाय R। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है, ठीक है, फाई इज लैगिंग। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है। यहाँ अगर आप देखें तो फाई इक्वल टू जीरो है ना। हियर फाई इज लैगिंग, यहाँ पे फाई लैगिंग है। एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, यहाँ पर फाई लीडिंग है।
XC ग्रेटर देन XL है, यहां पर फाई 0 है, यूनिटी पावर फैक्टर एट द सोर्स है। ठीक है, अगर मैथमेटिकली मैं डिफाइन करूं रेजोनेंस की कंडीशन को, तो द रेजोनेंस की कंडीशन इज जस्ट दिस। द रेजोनेंस की कंडीशन इज simply this, and this is a universal condition of resonance। ये रेजोनेंस की यूनिवर्सल कंडीशन है, applicable to all the circuits, not only series RLC circuit, it is a universal condition of resonance। Universal means applicable to all the circuits। ठीक है, ध्यान देना, XL इक्वल टू XC जो आपने रट के रखा है सीरीज सर्किट के लिए, वो केवल और केवल सीरीज RLC सर्किट के रेजोनेंस की कंडीशन होती है। XL इक्वल टू XC केवल और केवल सीरीज RLC सर्किट पे एप्लीकेबल कंडीशन है रेजोनेंस के लिए। XL इक्वल टू XC हर जगह नहीं लगाना। इनफैक्ट आपके सामने जो रेजोनेंस की प्रॉब्लम आएगी वो सीरीज RLC सर्किट तो नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस पैरेलल सर्किट होगा। आर के साथ सीरीज में एल लगा है, उसके साथ पैरेलल में एक सी लगा है ना, या आर एल और सी तीनों पैरेलल में लगे हैं। ठीक है, सम कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल, तो वहां पे ये एक्सएल इक्वल टू एक्सी नहीं करना। हाँ, ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है ये चाहे जो सर्किट हो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताना, आपके पास दो इक्वेशंस मैंने लिखी हैं लेफ्ट साइड पे, ये है करंट का मैग्नीट्यूड और ये है उसका फेज। ठीक है, आप लोग बोडे प्लॉट भी बनाते हो, जिन लोगों ने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा है, आप बनाते हो एक मैग्नीट्यूड प्लॉट और एक फेज प्लॉट, बनाते हो कि नहीं? यस या नो बोलो। बोडे प्लॉट में मैग्नीट्यूड प्लॉट वर्सेस फेज प्लॉट बनाते हो आप? यस और नो? बनाते हो ना? तो वहां पे आपकी एक्स एक्सिस होती है फ्रीक्वेंसी एक्सिस, और आप उसको नॉर्मलाइज कर लेते हो, लॉग स्केल पे उसको ले जाते हो, log omega। Instead of plotting omega, you plot log of omega just to accommodate a larger range of frequencies। That's what you do there in the Bode plot। मेरा प्रश्न सीधा सीधा आपसे ये है, मैग्नीट्यूड और फेज जो आपके सामने एक्सप्रेशंस लिखे हैं, क्या ये ओमेगा पे डिपेंडेंट है क्या? यस या नो? क्या ये ओमेगा पे डिपेंडेंट है क्या? यस या नो बोलिए भाई। एक्सेल और एक्सी आ रहे हैं ना इक्वेशन में, एक्सेल और एक्सी आ रहे हैं। एक्सेल ओमेगा एल होता है, एक्सी 1/ओमेगा सी होता है। ठीक है, तो XL और XC are there in the equation। Since XL and XC are there in the equation, of course it becomes an equation which is dependent on omega। There is no doubt in it, है ना? मतलब मैं सोर्स की फ्रीक्वेंसी वैरी करूंगा। ये जो आपका सोर्स लगा हुआ है, ये दिस सोर्स, आई विल कॉल इट अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स। ये क्या है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स है। जैसे जैसे इसकी मैं फ्रीक्वेंसी वैरी करूंगा, वैसे वैसे क्या होने वाला है, वैसे वैसे फेज वैरी होने वाला है। फेज कभी लैगिंग हो जाना है, फेज कभी लीडिंग हो जाना है, फेज कभी यूनिटी हो जाना है। जिस फ्रीक्वेंसी पे फेज मतलब फाई 0 हो जाए, मतलब कॉस फाई 1 हो जाए,
मतलब सोर्स से जब हम सर्किट के अंदर झांकें तो हमें केवल रेजिस्टेंस नजर आए, वीएस और आईएस सेम फेज में हो जाएं, उस स्टेट को हम कहेंगे कि द सर्किट इज इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है। हम और दूसरे तरीकों से भी डिफाइन कर सकते हैं इसको, रिएक्टिव पावर की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उस सब में नहीं जाना। आई जस्ट वांट यू टू remain focused on the mathematics and the numericals that we have to solve after this। ठीक है। तो सीधी सी बात है, जिस फ्रीक्वेंसी पे सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट सेम फेज में आ जाएं, उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और अगर वीएस और आईएस किसी फ्रीक्वेंसी पे सेम फेज में आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि सर्किट रेजोनेंस में है। बस बात पूरी हो गई। ठीक है। तो हमारे लिए रेजोनेंस मतलब क्या? रेजोनेंस मतलब ये, सीधी बात। ठीक है। अब सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए मैं कुछ लिखूंगा। पहले इसके ऊपर नोटेड टाइप करो, मैं आगे बढ़ाता हूं फिर इसको। नोटेड। Now I will write only for series RLC circuit. Only for series RLC circuit, phi becomes 0 when XL becomes equal to XC. Phi equal to 0 is a universal condition, but when I substitute this phi equal to 0 in the equation above, I get this XL equal to XC. So this is, as I said, I'll repeat it again, क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार मैंने देखा है ये मिस्टेक करते हैं। XL इक्वल टू XC हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि XL इक्वल टू XC केवल और केवल सीरीज आरएलसी सर्किट के ऊपर एप्लीकेबल है। तो दिस बिकम्स योर condition for series RLC circuit for the resonance to occur। Now इसके आगे की कहानी आपको पता है। Rather we should call it f omega naught, and just dividing the omega by 2 pi will give you hertz, and this in radians per second, this in hertz is called as what? Resonant frequency of series RLC circuit only, of series RLC circuit। केवल और केवल सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए। ठीक है। अब जो आपका सीरीज सर्किट है उसके लिए, इफ आई वांट टू राइट द इनपुट इम्पिडेंस, again only for series RLC circuit I am writing Zn is J XL minus XC. This is your input impedance, or you can say the impedance seen by the source। ये क्या है? impedance seen by the source है ये। ठीक है। impedance seen by the source। नाउ एट रेजोनेंस में कंडीशन लिखता हूं, आप मुझे बताना ठीक है कि नहीं। एट रेजोनेंस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इनपुट इज 0। इसके ऊपर राइट या रॉन्ग टाइप करो, तो इसके ऊपर राइट या रॉन्ग टाइप करो।
Again, this one is a universal condition applicable to all the circuits. देखो, जो यूनिवर्सल कंडीशन है, मैं उस पे आपका फोकस ज्यादा चाहता हूं, बजाय कि जो केवल सीरीज आरएलसी सर्किट पे एप्लीकेबल है। जो सीरीज आरएलसी सर्किट पे कुछ और इक्वेशंस एप्लीकेबल है वो मैं बाद में और अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आई जस्ट वांट यू टू focus on the conditions which are universal so that we are able to solve problems of all the variety applying this condition. Now this gives you an equation, what I have enclosed in the box. This gives you an equation, and with that equation I can find out the unknown which is asked in the question, right? In the question, any unknown can be asked. May it be the resonant frequency, or say the frequency is given and some other variable is asked. Some resistance or inductance or capacitance in the circuit is asked. All right. So just with the help of this equation, we can find that unknown. And that's what we need to do in the problems of resonance. ठीक है, रेजोनेंस के प्रॉब्लम्स में हमें यही करना है। ठीक, एक और पॉसिबिलिटी यहां बनती है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ y in can also be put equal to 0. That's also a universal condition. Now what is y in? Y in is input admittance. इसको इनपुट एडमिटेंस बोलते हैं। इसकी यूनिट मो या साइमंस होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? मो या साइमंस, कैपिटल एस। इलेक्ट्रिकल वाले जानते होंगे, वाई बस मैट्रिक्स बनाते हो लोड फ्लो स्टार्ट करने से पहले। इलेक्ट्रिकल वाले जानते हैं इसको। योर लोड फ्लो एनालिसिस स्टार्ट एट मेकिंग वाई बस ओनली। फर्स्ट यू मेक वाई बस, है ना। अब ये इनपुट एडमिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं एक बार ये आपको बताऊंगा, और उसके बाद स्ट्रेट अवे वी शैल गो टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फिर सीधे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे हम जाएंगे। इनपुट इम्पिडेंस निकालना तो आपको आता है, सीरीज पैरेलल करना आपको आता है। एडमिटेंस कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और फिर करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक है, इसके ऊपर नोटेड टाइप कर दीजिए पहले जरा। क्लियर एंड नोटेड। हाँ जी, क्लियर एंड नोटेड। अब देखो, अभी के लिए आप तो ये जो आपके सामने है इसको पकड़ लो कि सप्लाई पावर फैक्टर यूनिटी हो जाना चाहिए, वीएस और आईएस सेम फेज में आ जाना चाहिए। और वो कब होगा? जब इनपुट इम्पीडेंस का या इनपुट एडमिटेंस का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सीरीज आरएलसी सर्किट से रिलेटेड कुछ और बातें हैं वो मैं बाद में करूंगा। मैं आपको सीधे जनरल सर्किट्स पे लेके पहले जाऊंगा। ठीक है, और फिर याद दिला दूं, एक्सएल इक्वल टू एक्सी हर जगह अप्लाई करने की कोशिश नहीं करना, वो केवल सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए। ठीक है, अब ये इनपुट एडमिटेंस सर ये कैसे करते हैं कैलकुलेट, जरा ये बता दो। तो अभी बता देते हैं। ये मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, ये एक आरएल सीरीज कॉम्बिनेशन है, और ये कैपेसिटेंस है। ठीक, और यहां से आई नीड टू लुक इनटू, अब ऐसा कुछ। अब एक बात बताना मुझे, मैं अगर आपसे इनपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए कहूं तो आप क्या करोगे?
पहली दो ब्रांचेस लोगे, पहली दो ब्रांचेस का करोगे Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, कुछ इक्विवेलेंट रिजल्टेंट आएगा। वो जो इक्विवेलेंट आया है उसका तीसरे के साथ करोगे Z इक्विवेलेंट Z3 अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस Z3, है ना। और अगर मैं चौथी और पांचवी ब्रांच अभी और जोड़ दूं तो आपको तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने में। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग बोल दो जरा इस पे, है ना। अच्छा, सीरीज होता तो बड़ा आसान हो जाता हमारे लिए, सीरीज होता तो बात ही खत्म हो जाती, फिर तो क्या Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 खत्म। लेकिन एक पैरेलल सर्किट है, वहां पे Z इनपुट निकालना कैन बी मैथमेटिकली कम्बरसम, मैथमेटिकली थोड़ा सा कम्बरसम वो हो जाएगा। तो पैरेलल सर्किट में इट इज प्रिफर्ड टू कैलकुलेट द input admittance instead of the input impedance. Now how to calculate? सीधी बात है, डायमेंशनली इफ आई टेल यू व्हाट इज एडमिटेंस, एडमिटेंस इज लाइक इम्पीडेंस का उल्टा, इनवर्स, है ना, ओम्स का मुंह। तो I call it as y1 is equal to 1 by r1. It can also be called as conductance. जैसे z के दो पार्ट होते हैं r प्लस जे एक्स, वैसे y के दो पार्ट होते हैं g प्लस जे बी, ठीक है, out of which the real part is called as the conductance and this one is called as the susceptance, ठीक है। तो भले रियल पार्ट ही हो, इमेजिनरी नहीं हो, लेट अस डिनोट इट बाय y ओनली। मैं z और y ही रखना चाहता हूँ नोटेशंस। तो y1 1 बाय r1 है, इम्पिडेंस का उल्टा y2 y3 1 अपॉन जे एक्सी, मतलब आई शुड राइट इट माइनस जे एक्सी, हाँ जस्ट अ मिनट, ये माइनस जे एक्सी है, तो आई शुड पुट अ माइनस हियर, माइनस लगाना रह गया था, माइनस जे एक्सी। सो 1 अपॉन माइनस जे एक्सी, तो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम जे ओमेगा सी सिंपली, राइट। 1 अपॉन माइनस जे इज जे एंड एक्सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी ऊपर गया, तो इट सिंपली बिकम्स व्हाट, इट सिंपली बिकम्स जे ओमेगा सी, बराबर। नाउ व्हाट इज वाई इक्विवेलेंट, ये तो आप वहां से भी जानते ही हो कि 1 बाय जेड इक्विवेलेंट इज 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2 प्लस 1 बाय Z3। सो बाय दैट वेरी इंफॉर्मेशन आई कैन राइट सिंपली y1 प्लस y2 प्लस y3। Now it becomes easier for us to manage and separate the real and imaginary parts. Now this is your 1 by r1 plus 1 by r plus jxl, ठीक है। इसको यहीं के यहीं मैं रेशनलाइज भी कर देता हूं, r माइनस जे एक्सएल, r माइनस जे एक्सएल और प्लस जे जे ओमेगा सी, ठीक है। रेशनलाइज जो बीच वाली टर्म को किया है उसको और वी कैन मॉडिफाई, आई कैन कॉल इट r माइनस जे एक्सएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है। Just a minute now. So 1 by r1. Now I am collecting the real and imaginary terms. 1 by r1 plus r by r square plus xl square minus j
एक्सएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस ओमेगा सी. ठीक है. नाउ व्हेन वी सब्स्टिट्यूट the values, it becomes a complex number, complex admittance should I call it. तो z इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/y इक्विवेलेंट हो जाएगा, या z इनपुट 1/y इनपुट हो जाएगा. ठीक है. यहां पे तो क्योंकि नोटेशन हैं तो थोड़ा आपको लग सकता है कि ये प्रोसेस लेंदी हो रही है, लेकिन अगर मैं R1 की वैल्यू आपको दे देता, ओमेगा आपको दे देता, एल आपको दे देता, सी आपको दे देता, तो सीधा एक ये सिंपल सा कैलकुलेशन आपके लिए बन जाता कंपेयर टू वो Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 करने के. ठीक है. अब देखो, इस वाले सर्किट की मुझे मान लो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसी सर्किट की, है ना, इसी सर्किट की मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो क्या मैं इसको उठा के जीरो रख दूं, एक्सएल की जगह ओमेगा एल रख दो, एक्सएल की जगह ओमेगा एल रख दें और ओमेगा के लिए इसको सॉल्व कर लूं, तो क्या ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इस सर्किट की? यस या नो बोलो. है कि नहीं? तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए. उसके बाद लिखिए फॉर रेजोनेंट कंडीशन टू ऑकर imaginary part of y equivalent has to be 0. Now put that yellow wala part equal to 0 and solve that for omega and tell me what is the resonant frequency का expression.
ठीक है। अगेन, इस इक्वेशन को रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमें याद क्या रखना है, इनपुट इम्पीडेंस निकालना है या एडमिटेंस निकालना है, जो भी आपको कन्वीनियंट पड़े, और उसके इमेजिनरी पार्ट को उठा करके जीरो के बराबर रख देना है बस। ठीक है, अब ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी है दोनों, इसमें से वो कुछ भी अननोन दे सकता है। वो आपसे या तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछेगा, या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे के आपसे एल की वैल्यू पूछ लेगा, या सी की पूछ लेगा, या आर की पूछ लेगा। ठीक है, दूसरी चीज, रेजोनेंस अगर आना है सर्किट में, तो एल और सी दोनों का होना जरूरी है सर्किट में। क्योंकि अगर इंडक्टेंस ही इंडक्टेंस है तो पावर फैक्टर तो लैगिंग हो जाएगा, यूनिटी कभी भी होने से रहा। और आर के साथ केवल सी सी है, कैपेसिटेंस ही है खाली, तो फिर पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा, यूनिटी तो होने से रहा। तो मतलब जो भी सर्किट आपके सामने आएगा रेजोनेंस से रिलेटेड, उसमें निश्चित रूप से एल और सी दोनों का होना जरूरी है, तभी तो पावर फैक्टर यूनिटी होगा सप्लाई पे किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, इसके ऊपर या सी टाइप करो। एल एन सी दोनों होंगे हर एक प्रॉब्लम में। केवल इंडक्टेंस इंडक्टेंस हो गए तो लैगिंग हो जाएगा पावर फैक्टर, केवल कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस हो गए तो लीडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो बस अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए, इनपुट एडमिटेंस या इम्पिडेंस का इमेजिनरी पार्ट उठा के जीरो, बात खत्म। और जो आगे कुछ और पॉइंट्स है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले वी शैल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस। ठीक, चलिए स्टार्ट सॉल्विंग। इंडक्टेंस को ओमेगा एल से रिप्लेस करो, कैपेसिटेंस को 1/ओमेगा सी से रिप्लेस करो, जे का ध्यान रखना। फिर इनपुट इम्पीडेंस ही निकाल लो, इनपुट इम्पीडेंस ही कन्वीनियंट रहेगा।
वैष्णवी देखते हैं, आई थिंक इट्स करेक्ट. So this has to be J 0.1 omega. This has to be minus JXC. मतलब minus J XC is 1 upon omega C. So omega C is anyway 1. All right. Now let me find input impedance. So input impedance, sorry, product upon sum. माइनस ओमेगा तो गया, ओमेगा माइनस जे. ठीक है, तो इसको यहीं के यहीं हम रेशनलाइज कर लेते हैं. ओमेगा प्लस जे अपॉन ओमेगा प्लस जे. माइनस जे ओमेगा प्लस जे अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1. So this simplifies to a 0.1 omega minus j omega by omega square plus 1. Now whatever is left will be the imaginary part. So j into j is minus 1 and it then become plus upon 1. ठीक है, तो हमारे लिए तो इमेजिनरी पार्ट ही इंपॉर्टेंट है. माइनस जे ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, सॉरी जे नहीं आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन omega square plus 1. Now we need to substitute this equal to 0. ठीक है, तो इसको जब 0 के इक्वल कर देंगे तो ओमेगा 0.1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. तो this can't be equal to 0, so this must be 0. So omega square plus 1 is 10. So omega naught must be under root 9, that is 3 radians per second. ठीक है, 3 radians per second. That's your answer. ठीक है, so we don't know what is the equation of resonant frequency for this particular circuit. Still we are just calculating it mathematically without going into the details of the equation. ठीक है, अभी और सी लिख देता और जनरल तरीके से हम सॉल्व कर लेते विद द नोटेशंस, तो एक्सप्रेशन आ जाता रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का.
तो एक्सप्रेशन में ना जाके हमने सीधे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल दी, एंड दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू डू. नो नीड टू गो इनटू इक्वेशंस. इक्वेशंस रटने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, अनलेस अंटिल इट्स टू नेसेसरी, नॉट ओनली हियर बट इन एनी सब्जेक्ट. ठीक है, कुछ इक्वेशन जरूर याद रखनी पड़ती है, लेकिन केवल इक्वेशन याद रख के काम होता नहीं है इन द एग्जामिनेशंस लाइक गेट. इफ यू कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्या है ये चीज, then applying equation or remembering equation makes sense. Only remembering equations will not give you anything. इक्वेशन रटने से कुछ आपको मिलेगा नहीं एज सच. ठीक है. अच्छा, अब ओमेगा तो 3 रेडियन पर सेकेंड हो गया. अब एक चीज और पूछता हूं मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से मुझे बताना कि ठीक है क्या. इनपुट इम्पीडेंस या सिंपली ZN इज इक्वल टू 1/ω² + 1 एट रेजोनेंस. यस या नो बोलो जरा इस पे. Is it right or wrong? See, imaginary part has gone equal to 0, right? So only the real part is there. Only the real part is there. What does it mean? It means 1 upon 0.1 ohms is the impedance seen by the source. What does it mean? Whatever is the given circuit, this is the given circuit. क्या था सर्किट में? C और R. तो यहां C लगा है, यहां R लगा है, 1 ओम, 0.1 हेनरी और इतना 1 फैरड. अब एक बात बताना मुझे, यहां पर मैं एक सोर्स लगाता हूं. ठीक है, यहां पर मैं एक सोर्स लगाता हूं जिसका की वोल्टेज 10 वोल्ट है और ओमेगा 3 रेडियन पर सेकेंड है. ठीक है, तो आप मुझे इस IS की वैल्यू बताएंगे क्या, कितनी होगी? इस IS की वैल्यू बताएंगे कितनी होगी? यस, VS बाय ZN, that is 10 by, circuit is already in resonance, so how much? 100 amperes. ठीक है, because you already know the resonant frequency, the source will only see resistance in the circuit. ठीक है.
Yes, answer is 0 radians per second and you have to solve it. I am not solving it. 0.5 रेडियन पर सेकेंड इसका आंसर है, आप ही को करना है। आप तो सीधे सीधे क्या करो, वो जो पैरेलल पार्ट दिख रहा है आपको, उसका इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालो और उसको इमेजिनरी पार्ट 0 रख दो उसका। 10 ओम जो सीरीज में लगा है वो तो इंपीडेंस के इमेजिनरी पार्ट को अफेक्ट करने वाला है ही नहीं, बराबर बात है। तो खाली वो जो पैरेलल हिस्सा है, खाली उसका इक्विवेलेंट इंपीडेंस आप निकाल लो, Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, और उसको उठा के 0 रख दो, ठीक है। एनी रेजिस्टिव एलिमेंट डज नॉट अफेक्ट द रेजोनेंट कंडीशन। चलो देखो, केवल इतने इतने पार्ट का इक्विवेलेंट निकाल के हम उसका इमेजिनरी पार्ट 0 रख देते हैं, ठीक है। तो आई शुड राइट J4 ओमेगा माइनस J बाय ओमेगा C, सो माइनस J बाय ओमेगा माइनस J बाय ओमेगा, ठीक है। सो let me call it Z. It's not Z input, it's Z for the parallel combination only. So ठीक है, अब सवाल आपको करना है। सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स एंड पुट इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, आंसर इतना आएगा।
Correct, Joey. Very good. Yes, Sally. Very good. Correct. Now see, एक जनरल अगर मैं सर्किट ले लूं अभी के लिए, सो दिस इज आर, दिस इज एल, दिस इज सी। नाउ वाई इनपुट मैं क्विकली अगर निकालूं, तो 1/r प्लस 1/j⍵l प्लस j⍵c। ठीक है, सो इट्स लाइक 1/r माइनस j/⍵l प्लस j⍵c ना। दिस इज वाई इनपुट। जस्ट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हुई क्या? j⍵l is the impedance। ठीक हुआ, तो इट हैज टू बी 1/r प्लस j⍵c minus 1/⍵l। Now see, the coincidence is when we put this equal to 0, the imaginary part, इसको उठा के जब 0 रखेंगे, तो ओमेगा सी इज 1/⍵l, so this anyway comes out to be 1/√LC। इसका मतलब क्या है, सभी सीरीज में हो या सभी पैरेलल में हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वही रहती है 1/√LC। यस या नो बोलो इस पे। ऑल इन सीरीज और ऑल इन पैरेलल, द resonant frequency का expression remains 1/√LC only। Now it's just a coincidence again, I don't want you to remember any of the expressions। ठीक है, पर हाँ 1/√LC तो आपको वैसे भी रटा ही हुआ है। तो एक इंफॉर्मेशन और हम ऐड कर सकते हैं अपने डेटाबेस में, कि भाई जो सीरीज आरएलसी सर्किट का एक्सप्रेशन है वही पैरेलल आरएलसी का एक्सप्रेशन है। तो इसके अंदर जब आप एल और सी की वैल्यू रखेंगे वहां जो भी उसने दी है, तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यूज, ये वाली 5 मिली हेनरी और 500 नैनो फैरेड, नैनो इज लाइक 10⁻⁹, सो यू विल गेट इट 20K रेडियंस पर सेकेंड। इज दिस ओके? सो अगेन हम कोई भी इक्वेशन रट नहीं रहे, हमें तो बस एक चीज पता है कि सप्लाई पावर फैक्टर यूनिटी, इनपुट इम्पिडेंस या एडमिटेंस का इमेजिनरी पार्ट 0, बात खत्म। और उसी के ऊपर हम किए जा रहे हैं सभी सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है,
सयाली आपका बराबर है। जूही माइक्रोफैराड में दीजिए आंसर। माइक्रोफैराड में पूछा है। आई थिंक आपका भी बराबर है। इज इट कमिंग आउट टू बी 68 पॉइंट समथिंग माइक्रोफैराड? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। नाउ सी दोज हु आर डबल ई स्टूडेंट्स दे विल टेल मी, इलेक्ट्रिकल वाले जरा मुझे बताएं कि अगर ये मैं कैपेसिटर हटा दूं तो पावर फैक्टर रहेगा कुछ लैगिंग पावर फैक्टर, and the moment I put this capacitor the power factor improves and it becomes unity. Don't you think so? It is power factor correction simply by connecting capacitance or shunt capacitive compensation. इलेक्ट्रिकल वाले बताओ हाँ या ना। Can we call it shunt capacitive compensation or power factor correction by connecting a capacitance in shunt with the circuit? So ZL है 30 cos 40 plus j sin 40. I have to separate the real and imaginary terms. Can you tell me the real and imaginary terms please? क्या रियल और इमेजिनरी टर्म्स आप बताएंगे मुझे? जी, ए प्लस जे बी फॉर्म में मुझे बता दीजिए फाइनल, बिकॉज इट्स नीडेड हियर। या एक काम करो, चलो लेट अस, नो पॉइंट इन मेकिंग इट लेंदी। एक काम करते हैं, सीधा वाई इनपुट में लिखता हूं, इसका तो जे ओमेगा सी प्लस इसका 30 ∠40। ठीक है, तो इट्स लाइक जे 314 सी, दिस इज 2 पाई एफ, और you can call it 100 pi for the time being, see as it is, plus 1 by 30, एंगल -40 हो जाएगा, तो cos 40 माइनस जे साइन 40, है ना। 40 ऊपर चला गया, एंगल तो -40 बन गया। नाउ इमेजिनरी पार्ट इसमें से कलेक्ट कर लो। इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई एन व्हेन वी पुट इक्वल टू 0, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे। तो 100 पाई सी must become equal to sin 40 by 30, isn't it so? Am I right or wrong? Say right or wrong? Right? So simplifying this will give you 68.1 microfarad. ठीक है, एनीथिंग क्लोज टू 68 प्लस माइनस 3% इज ओके। ठीक है, आंसर इज 68 प्लस माइनस
3%. ठीक है। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूं मैं आईएएस का। आईएएस और आईएएस में कभी ये पूछा है। आई राइट इट। दिस इज द क्वेश्चन।
Acha, let me give you a hint. Can you tell me what is the magnitude of the current flowing in the circuit? What is the magnitude of current flowing in the circuit? Yes, it's 2 amperes. 30 volts appearing across 15 ohm resistance, it's 2 amperes. बस फिर तो बन जाना चाहिए यार. फिर तो कर लेंगे आप. करिए करिए सॉल्व करिए. यस मानसी, वेरी गुड. वेरी गुड मानसी, वेरी गुड. Yes, Devna. Correct. Very good. Yes, Mansi. Correct.
सॉल्व करने के प्रोसेस में ओमेगा भी निकल आया होगा आपका। करेक्ट आकाश। ओमेगा तो वो कैपेसिटेंस वाला डेटा है, वहीं से आ जाएगा ना। यस सयाली। करेक्ट। करेक्ट, चलिए। मोस्ट ऑफ यू हैव सॉल्व्ड इट। ठीक है। फ्रॉम द रेजिस्टेंस डेटा, ठीक है। अब देखिए, आई का मैग्नीट्यूड पता है, फेज पता नहीं है। ठीक है। फेज क्या है, कैन बी कैलकुलेटेड लेटर ऑन, पर मैग्नीट्यूड 2 एम्पियर है, विच इज अ गुड न्यूज। आई इंटू एक्सी is given as 40, so this will give you ओमेगा। सी दिया है आपको कितना, 50, and this is given to you as 40, I suppose 40. So this gives you what, omega is equal to 1000 radians per second. Might be needed later on. Now voltage across the coil is 50 volts. So what should I write? I into under the root r square plus omega L square is how much? 50. Now this is your 2 plus that another data 72.11 वाला, वहां से I can write I under the root 15 plus r square plus omega L square is 72.11. That's your equation 2. Again substitute I equal to 2. All right. So now you need to simplify. इसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो ओमेगा तो खैर आ गया, एल आएगा 20 मिली हेनरी, आर आएगा 15 ओम्स, वी एस आएगा 60 वोल्ट्स, और एक और चीज आपको मिलेगी एल और सी की वैल्यू को देख के, एन ऑब्जर्वेशन would reveal that the circuit is in resonance.
ठीक है, आप देख लीजिए, एक्सएल इक्वल टू एक्सी आपको मिलेगा, सीरीज सर्किट ही है ये। ठीक है, सीरीज सर्किट ही है, उस पर तो एप्लीकेबल है ही सही, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो जब आप एग्जामिन करेंगे तो द गिवन सर्किट इज इन रेजोनेंस, ऑल्दो इट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन एनीवेयर। उसने पहले से आपको नहीं बताया कि रेजोनेंस में है, नहीं तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती। लेकिन जब सॉल्व आप करेंगे और जो डेटा आएगा 20 मिली हेनरी और 50 माइक्रोफैरड, दोनों को जब 1000 पे निकालोगे रिएक्टेंस एक्सएल और एक्सी तो बराबर आ जाएंगे। वहां से ये पता चलता है कि द सर्किट इज इन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में है तो मतलब वीएस का एंगल 0 है तो आईएस का भी एंगल 0 है। मतलब वो जो मैंने आपको बोला था कि आईएस का मैग्नीट्यूड 2 है, फेज पता नहीं, तो फेज वही है जो वोल्टेज का है। वोल्टेज का फेज 30 है तो आईएस का फेज भी 30 है। वोल्टेज का फेज 0 है तो आईएस का फेज भी 0 है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वीएस एंड आईएस आर इन फेज एंड द गिवन सर्किट इज इन रेजोनेंस। बराबर, क्लियर एंड नोटेड टाइप कर दो जरा इस पे। क्लियर एंड नोटेड। ठीक है, आकाश वीएस नहीं आया है क्या? सी, आकाश एक बात बताना, सर्किट रेजोनेंस में है ये तो पक्का है? आकाश, सर्किट रेजोनेंस में ये तो पक्का है ना? अब सर्किट अगर रेजोनेंस में है तो जेड इनपुट क्या दिखेगा? 15 + आर, मतलब 15 + 15, मतलब 30 ओम्स। तो सोर्स को क्या दिख रहा है? सोर्स को क्या दिख रहा है सर्किट में? खाली 30 ओम का प्योर रेजिस्टेंस दिख रहा है अंडर रेजोनेंट कंडीशन। और ये 2 एम्पियर है और ये वीएस है, तो वीएस 60 हो गया, बात पूरी है ना? इज इट ओके आकाश? भाई एक्सेल और एक्सी ने तो कैंसिल ही कर दिया ना एक दूसरे को, एक्सेल माइनस एक्सी ने पड़ गया, इमेजिनरी पार्ट जेड इनपुट का 0 हो गया, तो बचा ही रेजिस्टेंस। तो एक तो कॉइल का और एक 15 ओम जो उसने दिया है, दोनों 15 है। ठीक है, इसका मतलब देखो एक और चीज, अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा। इसका मतलब क्या है? राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग बोलो भाई। ओनली फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट, आप ओनली फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट। नाउ सी, some more important results for
सीरीज RLC सर्किट। ठीक है, अब वो रिजल्ट्स हम देख लेते हैं। मैं जनरली ये रिजल्ट्स लास्ट में इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर पहले बताता तो आप इनको अप्लाई करने की कोशिश करते हर एक सर्किट पे, जो मैं नहीं चाहता। ठीक है, जनरल कंडीशन हमने देख ली रेजोनेंस की, उस पर बेस कुछ प्रॉब्लम कर लिए। अब कुछ और सीरीज RLC सर्किट के ऊपर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोग देख लेते हैं। जो Z इनपुट था वो R प्लस, या मैग्नीट्यूड ही लिख दूं, जो Z मैग्नीट्यूड है वो है ये। ठीक है, आप मुझे बताना, और IS भी लिख ही दें। IS जो है वो है VS बाय वॉट एवर इज Z इनपुट। अब आप एक बात मुझे बताइए, व्हेन XL इज XC, Z input mod is minimum, therefore IS is maximum. Say yes or no. Say yes or no on this. है ना? अच्छा, now let me take this information on a graph so that आप उसको आसानी से रिलेट कर लोगे। Z minimum will be equal to R only, है ना? Z minimum will be equal to R only. So इसका जो मिनिमा आएगा वो यहाँ आएगा, and if project this downwards, over the graph of the circuit current, so I must get a maxima of the current wherever I am getting the minima of the impedance. So this should be what? This should be I max is equal to Vs by R, because the entire source voltage is appearing across the resistance. So it simply becomes Vs by R at resonance. Now this is the point where I am saying that, or let me make some space here. This is the point where I am saying that XL is equal to XC and power factor is unity, UPF. All right, this power factor is UPF. Now just before this, and omega is equal to omega naught, right? ओमेगा यहाँ क्या है? ओमेगा नॉट के बराबर है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब आप मुझे बताएं, यही वाली इंफॉर्मेशन मुझे इस ग्रीन वाले रीजन में लिखनी है,
ये तीन इंफॉर्मेशन जो मैंने लिखी है, एक्सएल एक्सी के बराबर है, पावर फैक्टर यूनिटी है, ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर है। ऐसी ही कुछ इंफॉर्मेशन मुझे ग्रीन वाले रीजन में लिखनी है और ऐसी ही कुछ इंफॉर्मेशन मुझे इस ब्लू वाले रीजन में लिखनी है। तो ग्रीन वाले रीजन में और ब्लू वाले रीजन में मैं क्या लिखूं, बताएंगे मुझे? स्पेसिफाई कर दीजिएगा ग्रीन के लिए और ब्लू के लिए। जू ही देख लेना एक बार बेटा, उल्टा तो नहीं कर रहे। हाँ अभी बराबर है। देखिए, ओमेगा नॉट पे एक्सएल और एक्सी बराबर है, तो जब आप फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो कैपेसिटी इफेक्ट बढ़ेगा ना, 1/ओमेगा सी बढ़ेगा ना, ओमेगा नॉट से नीचे आओगे तो एक्सी डोमिनेट करेगा और एक्सएल कम होगा। जबकि ब्लू वाले रीजन में एक्सएल डोमिनेट करेगा और एक्सी कम होगा। यस या नो बोलो। सो व्हाट शुड आई राइट? ओमेगा कम होगा तो एक्सी विल डोमिनेट। सो हियर एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, power factor is leading. Omega is less than omega naught, power factor is leading, and vice versa here. Power factor is lagging. ठीक है, अच्छा। Now something called as the bandwidth we can define here. आप लोगों ने 3 dB फ्रीक्वेंसी का नाम सुना है क्या? हैव यू हर्ड 3 dB फ्रीक्वेंसी? 3 dB फ्रीक्वेंसी का नाम सुना है एनीवन? नहीं सुना? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ईसी वाले, आपने तो सुना होगा कि नहीं? दिस इज I max by √2. This is say omega 1. This is say omega 2. And this is called as bandwidth. What is bandwidth? Omega 2 minus omega 1. What is bandwidth? The response of the circuit, or for the other systems, you can call it as the gain of the system, remains at least above 70.7% of the maximum possible value. ठीक है, 70.7, 1/√2 is 0.707, so it's like 70.7% of Imax. तो वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज की वो रेंज जिसके लिए सर्किट का करंट मैक्सिमम का कम से कम 70% से ऊपर रहता है, 70.7% से। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं सर्किट की। ठीक है, तो अभी इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, पहले इसके ऊपर नोटेड टाइप कर दो, फिर इसको आगे देखते हैं बैंडविड्थ से रिलेटेड कुछ और एक्सप्रेशन। नोटेड? ठीक, अब वी कैन डिराइव इट इफ यू वांट, बट डायरेक्टली हम लिख लेते हैं। बैंडविड्थ जो होती है
वो होती है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 and it is given by R by L radians per second, or F2 by F1, F2 minus F1 can be R by 2 pi L hertz. इतना हर्ट्स. ठीक है. We can also define the quality factor. Quality factor is defined as VL by VR for a coil. एक प्रैक्टिकल कॉइल है, उसका इंडक्टेंस है कुछ और कुछ रेजिस्टेंस भी है. तो इंडक्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज. At resonance, VL and VC become equal. So I'll write it like this. So it becomes IXC upon IR, or XC 1 upon omega C R. It also becomes equal to omega L by R. When I substitute omega, substitute the resonant frequency at resonance. So the same thing becomes 1 by R root over L by C. That's called as the quality factor. ठीक है. At resonance, you can clearly see VR is equal to VS. Entire source voltage appears across the load. So VL becomes Q times VS. This you can clearly observe. Right? This is also called as the amplification factor. वेल आपकी जो ट्यूबलाइट होती है, उस ट्यूबलाइट के अंदर एक चोक लगा हुआ है, उसका कुछ क्यू फैक्टर है. नाउ व्हाट इज दैट ट्यूबलाइट डूइंग, दैट चोक इज डूइंग इन द ट्यूबलाइट? आपकी ट्यूबलाइट को उठने के लिए चाहिए ज्यादा वोल्टेज ना, 350-400 वोल्ट उसको चाहिए, दे रहे हो आप 230. सो वी नीड सम एम्पलीफिकेशन एट द स्टार्टिंग. ऑलराइट. तो सोर्स वोल्टेज गेट्स एम्पलीफाइड बाय अ फैक्टर क्यू, है ना. तो Q times the source voltage appears across VL at resonance only. ठीक. तो ये क्वालिटी फैक्टर आपका होता है. अब देखो, केवल कोई एक इक्वेशन में अगर पकड़ लूं तो Q होता है ओमेगा नॉट एल बाय आर या ओमेगा एल बाय आर. ये सब जगह आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लगा लीजिएगा, ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट. सो ओमेगा नॉट एल बाय आर. नाउ ओमेगा नॉट एल बाय आर बाय एल, that is omega naught by bandwidth, that is omega naught by omega 2 minus omega 1. ठीक है. तो क्या मिला? क्वालिटी फैक्टर इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ. राइट. सो omega naught upon omega 2 minus omega 1 can also be written as f naught upon f2 minus f1, because just there is a factor of 2 pi. We can divide the numerator denominator by 2 pi to convert omega into f. ठीक है. At omega 1 and omega 2, I of the circuit is I max by root 2, or you can call it as the source current if you want. So at omega 1 or omega 2 पे, if I calculate the power dissipation, at omega 1 and omega 2, so it is what? I max by root 2 whole square into R.
That is equal to what? That is equal to I max square R by 2. What does that mean? Half of the maximum power gets dissipated at omega 1 and omega 2. That's why इनको हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज भी बोलते हैं. ठीक है. पावर डिसिपेशन कितना हो जाता है? आधा हो जाता है मैक्सिमम का. इसीलिए इनको क्या कहते हैं? हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं. ठीक है. दो इक्वेशन और लिखता हूं मैं. डायग्राम आपके पास बनाई हुआ है. ओमेगा 1 इज ओमेगा नॉट माइनस बैंडविड्थ बाय 2 और ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस बैंडविड्थ बाय 2. यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व इट, है ना. ओमेगा नॉट से आधा इधर आधा उधर, बैंडविड्थ का आधा इधर बैंडविड्थ का आधा उधर. सो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ठीक है. तो ये कुछ एक रिलेशंस है जो इक्का दुक्का कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे गए हैं. सो दे आर जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. इफ यू जस्ट रिमेंबर दिस these equations, you can easily solve for bandwidth and omega naught and half power frequencies and all quality factor. ठीक है. इसके ऊपर जरा नोटेड टाइप कर दो. या I'll show the graph. Sam. कुछ इंफॉर्मेशन आपकी अगर रह गई हो तो. ठीक है. चलिए तो करते हैं फिनिश. लास्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड. हाउ वाज द सेशन? कैसा था सेशन आज का भाई? एकदम प्रिसाइसली आपको रेजोनेंस समझ में आ गया? मोस्ट प्रोडक्टिव 2 hours ऑफ द डे. क्यों मोस्ट प्रोडक्टिव 2 hours ऑफ द डे? चलिए. So let us finish here only. We'll meet in the next class. Thank you so much. Bye bye.